ठीक है, तो कोई भी मैक्स टू मैक्स तुम लोग का जो इक्वेशन है वो तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे 3 इक्वेशन आएंगे, दैट इज मोमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, one equation that is horizontal displacement is equals to 0, that is second equation, and third equation is rotation at that point is equals to 0. Okay, it depends on the joint. अभी देखो हम लोग एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए यहाँ पे देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी देखो, स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी हम लोग किससे इंडिकेट करते थे? IS से, वेयरएज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी हम लोग IK से इंडिकेट करते हैं। सम बुक में उसको DK भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे ओनली IK। ओके, तो उसको हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। देखो मेन वर्डिंग्स देखो, यहाँ पे हम लोग फोर्सेस नहीं बोल रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट्स ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ अवेलेबल कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस। वर्डिंग चेंज हो रही है देखो, वहां पे हम लोग फोर्सेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ओवर एंड अबव द नंबर ऑफ अवेलेबल कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दैट इज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से ज्यादा जितने जो रहेंगे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को ही हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। तो देखो एमसीक्यू अदरवाइज एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कहीं भी तुम लोगों को पूछा जा सकता है, अदरवाइज फर्स्ट क्वेश्चन में भी तुम लोगों को कंपलसरी रहता है, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। तो एट दैट टाइम यू शुड नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट IK ओनली। ओके, अभी IK देखो, हर एक सिंपल एक 1 by 1 स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखेंगे, सपोर्ट वाइज वो चेंज होता है। लेट अस कंसीडर फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज IK इज इक्वल्स टू 0 फॉर फिक्स सपोर्ट। अभी देखो जब मैं फिक्स सपोर्ट की बात कर रहा हूं तो फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शंस रहते हैं, तो तीनों रिएक्शंस दैट इज वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वन इज मोमेंट। तो तीनों के तीनों रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी कि जहां पे रिएक्शन रहेगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर रोटेशन, तीनों के तीनों डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तीनों जगह पे यहाँ पे क्या रहेगा? रिएक्शन रहेगा। तो जहां पे रिएक्शन रहेगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं। इट इज अपोजिट टू द IS, जहां पे IS यानी कि रिएक्शन, IS रिलेटेड टू द फोर्सेस, whereas IK इट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे फोर्स रहेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगी, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट रहेगी वहां पे फोर्स नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज IK इज इक्वल टू 0 फॉर फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के लिए हम लोगों ने IS देखा था, IS मतलब व्हाटएवर रिएक्शंस देखे थे हम लोगों ने। तो यहाँ पे रिएक्शंस कितना रहता है? रिएक्शंस विल बी इक्वल्स टू 3 रहता है। तो 3 रिएक्शंस है, तो इसलिए इसका IK 0 हो गया। सिमिलरली सेकेंड फॉर दी हिंज सपोर्ट, अगर हिंज सपोर्ट के लिए देखेंगे हम लोग, तो हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस रहते हैं, दैट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट होना पॉसिबल नहीं है। कौन सा? एक फ्री जो कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट इज रोटेशन, दैट इज मोमेंट नहीं है वहां पे, मोमेंट 0 है, तो वहां पे मोमेंट के डायरेक्शन में यहाँ पे एक IK आएगा, दैट इज नथिंग बट रोटेशन। इन द सेम वे अगर हम लोग रोलर सपोर्ट देखेंगे तो रोलर में एक ही रिएक्शन रहता है, दैट इज वर्टिकल रिएक्शन। तो दैट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अदर 2 जो तुम लोग के सपोर्ट्स रहेंगे वहां पे तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज रोटेशन। थर्ड है तुम लोग का फ्री एंड। अगर फ्री एंड कोई भी रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो वो मूव होने के लिए फ्री है। तो कौन सी भी डायरेक्शन में वो मूव हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स 2D हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो इसलिए 2D में हम लोग के पास सिर्फ 3 डिस्प्लेसमेंट आते हैं, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज रोटेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल, अभी एक्सप्रेशन जो है देखो, काइनेमेटिक इंटीमेसी के लिए एक्सप्रेशन है सिर्फ तुम लोग के 2 टाइप के स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए मैक्स टू मैक्स हम लोग डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेशन हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, दैट इज फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉर IK फॉर पिन जॉइंटेड फ्रेम। ओके, एक्सप्रेशन फॉर IK फॉर पिन जॉइंटेड मतलब कौन सा हो गया? ट्रस। अभी देखो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, व्हाटएवर हम लोग जो IK निकालेंगे वो सिर्फ डिफरेंस रहेगा। किस में से डिफरेंस? दैट इज नंबर ऑफ टोटल अननोन्स जो अपने को फाइंड आउट करना है माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो IK इज इक्वल टू 2J माइनस C बोला है, तो 2J माइनस C, 2J मतलब क्या हुआ? दैट इज 2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स
व्हाटएवर हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो पर्टिकुलर जॉइंट के लिए रहेगा, यानी एक सिंगल जॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं। तो जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ तुम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए जब मैं ट्रस की बात करता हूं तो ट्रस में देखो हर एक पॉइंट हिंज रहता है और वी कैन से पिन जॉइंटेड, वहां पे हम लोग मोमेंट वगैरह कुछ लगाते नहीं है। और ट्रस में जो मेंबर रहता है ट्रस का, इट इज एक्सियल मेंबर, वहां पे सिर्फ एक्सियल फोर्सेस ही लगते हैं, इसलिए एक्सियल डिफॉर्मेशन ही होगा वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक सिंगल अगर जॉइंट की बात करेंगे हम लोग तो एक पर्टिकुलर जॉइंट के लिए वहां पे सिर्फ दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, दैट इज वन इज वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। ये देखो यहाँ पे अभी पिन जॉइंट जो दिया हुआ है एक सिंगल जॉइंट के लिए इन दी ट्रस ओनली, ओके, फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो जब मैं ट्रस की बात कर रहा हूं तो वहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही पॉसिबल है। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, वॉट एवर जो नोन रहेंगे अननोन रहेंगे वो सब मिला के, दैट इज नथिंग बट 2 इंटू जे, दैट इज एक जॉइंट के लिए दो रहेंगे तो नंबर ऑफ जॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल नंबर ऑफ ये अननोन मिल जाएगा तुम लोगों को। माइनस सी मतलब नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस है, तो नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन डिपेंड रहेगा स्ट्रक्चर के ऊपर। अभी देखो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अभी हर एक जॉइंट के ऊपर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आएगा क्या, ये सपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब क्या, इट इज नथिंग बट इक्वेशन रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो जहां पे तुम लोगों का रिएक्शन प्रेजेंट है वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, तो रिएक्शन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सपोर्ट के ऊपर। तो सपोर्ट के ऊपर अगर हम लोग चेक करेंगे तो लेट अस कंसीडर, अभी ये एग्जांपल जो दिया हुआ है तुम लोगों को इसमें अगर हम लोग चेक करते तो इट इज हिंज सपोर्ट। तो हिंज सपोर्ट है मतलब क्या है, वर्टिकल में एक रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल में एक रिएक्शन। तो वर्टिकल में अगर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, बिकॉज वहां पे एक रिएक्शन उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है डिस्प्लेस होने के लिए। इन द सेम वे हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल में वहां पे रिटर्न रिएक्शन है, तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होने ही नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अपने को मिलेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अभी आप लोग बोलोगे कि रोटेशन यहाँ पे क्यों नहीं 0 है, बिकॉज रोटेशन अदरवाइज यहाँ पे हिंज है तो हम लोग रोटेशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ट्रस है तो ट्रस में रोटेशन और मोमेंट्स ये दो बात यहाँ पे आएंगे ही नहीं, बिकॉज टोटल इट इज रिलेटेड टू दी ट्रस ओनली। तो ट्रस में एक्सियली सब रहेगा, तो डिफॉर्मेशन जो रहेगा वो भी एक्सियल डिफॉर्मेशन रहेगा और फोर्सेस रहेंगे वो भी एक्सियल फोर्सेस रहेंगे। तो मोमेंट और रोटेशन का यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं रहेगा इन दी पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर। इसीलिए यहाँ पे सपोर्ट्स के ऊपर रहेगा तुम लोगों को कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इफ देयर इज, यानी यहाँ के में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन कंपोनेंट मेजर कर रहे हैं। जितने रिएक्शन कंपोनेंट रहेंगे उतने तुम लोगों के डिस्प्लेसमेंट 0 रहेंगे। मतलब क्या हुआ, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कितने अवेलेबल है वो अपने को किससे पता चला, रिएक्शन से पता चला। तो दैट सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको मैं कंपेयर किया हुआ हूं, दैट इज सी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, बिकॉज अभी तक हम लोग कैपिटल आर मतलब क्या बोल रहे थे, दैट इज नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली सी इज इक्वल्स टू आर बोल सकते हैं और वी कैन मॉडिफाई द एक्सप्रेशन दैट इज आई के विल बी इक्वल्स टू 2j माइनस आर। ये जो एक्सप्रेशन है इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर ओनली पिन जॉइंटेड फ्रेम, ओके, पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए ये वैलिड रहेगा। अभी हम लोग जाएंगे, ये देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल एक एग्जांपल है, एक ट्रस दिया हुआ है। ट्रस में हम लोग को आई के निकालने के लिए बोला तो हम लोग देखेंगे, देखो आर कैलकुलेट करेंगे सिंपल, एक हिंज सपोर्ट है एक रोलर सपोर्ट है। तो हिंज पे दो रिएक्शंस रहेंगे, रोलर पे एक रिएक्शन रहेगा, दैट इज आर इज इक्वल्स टू 3। दिस आर इज नथिंग बट नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशंस है जो हम लोग ट्रस में यूज कर रहे हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ जॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज नथिंग बट 4। चार कॉर्नर से सिर्फ ये बीच वाला ये जॉइंट नहीं है, ये मेंबर डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है। तो आई के विल बी इक्वल्स टू, ये बीच में जॉइंट क्यों नहीं है, बिकॉज एक हिंज यहाँ पे है, एक हिंज इस कॉर्नर के ऊपर है, एक ये सपोर्ट के ऊपर, ये एक सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे कोई हिंज या फिर पिन नहीं है, तो बीच में सिर्फ ये मेंबर ऐसे इधर से इधर ये ज्वाइन किए हुए हैं।
तो जब हम लोग आई के निकालेंगे तो आई के इज नथिंग बट 2j माइनस आर, दैट इज सिंपली 2 इंटू 4 माइनस 3। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ तुम लोगों को आई के मिलेंगे। अब ये 5 नंबर ऑफ आई के मतलब ये 5 नंबर हम लोग डायग्राम के ऊपर भी इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे 5 नंबर? ये देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में एक रहेगा रिएक्शन, एक वर्टिकल में एक रहेगा, इस जॉइंट के ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल में एक रहेगा डिस्प्लेसमेंट, एक वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये हिंज सपोर्ट है। तो हिंज है मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गए। ये रोलर है, रोलर है मतलब वर्टिकल में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसका डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है। तो अभी अगर तुम लोग मेजर करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो तुम लोगों को मिलेंगे दैट इज 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 हो रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को फॉर्मूला ही यूज करना है। वी कैन डायरेक्टली मार्क दिस डिस्प्लेसमेंट ऑन द डायग्राम और उनको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आई के इज इक्वल्स टू 5। इसलिए नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला तो यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग जो एक्चुअल फॉर्मूले प्रेजेंट है वही हम लोग देखेंगे, अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर के लिए अपने पास फॉर्मूले है ही नहीं। After getting this, for the truss, we will go for the second type of structure, that is rigid jointed frame। जैसे हम लोग ने इंटरनल के लिए देखा था सेम वैसे ही देख रहे हैं हम लोग। पहला हम लोग ने पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए देखा, अभी सेकेंड वन हम लोग रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए देख रहे हैं। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम मतलब दैट इज नॉर्मल फ्रेम विदाउट इंटरनल हिंज, जहां पे इंटरनल हिंज नहीं रहेगा। यहाँ पे भी देखो सिंपल फॉर्मूला तो वही हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन जो रहेंगे वो वैरी होंगे बिकॉज ट्रस में सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलाउड थी। लेकिन जब मैं फ्रेम की बात कर रहा हूं तो वहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वहां पे रोटेशन भी पॉसिबल है एट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैक्स टू मैक्स। तो इसलिए हम लोग को एक सिंगल जॉइंट के ऊपर 3 अननोन मिलेंगे। इसलिए टोटल नंबर ऑफ अननोन्स क्या रहेंगे? जितने नंबर ऑफ जॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय 3। इसलिए यहाँ पे 3j मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कंसीडर किया हुआ। माइनस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, सिमिलरली कंपैटिबिलिटी इक्वेशन भी वही रहेगा, इट इज डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। बिकॉज जहां पे रिएक्शन रहेगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वही अपना एक इक्वेशन बनेगा। इसलिए अपना जो आईके का फॉर्मूला है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है, इट इज फॉर दी प्योर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, वो ध्यान में रखना। That is IK is equals to 3j minus R। अभी देखो यहाँ पे अभी हम लोग जो IK निकालते हैं, IK दो टाइप से हम लोग निकालते हैं, दैट इज वन इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड अदर इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। सबको समझ में आ रहा है क्या? इज देयर एनी डाउट? जब भी हम लोग यहाँ पे IK निकालेंगे, IK इज ऑफ टू टाइप, वन इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन, वन इज नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो वो हम लोग क्यों कर रहे हैं वो देखो। जब मैं फ्रेम की बात कर रहा हूं तो फ्रेम में तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा वट एवर द एक्सियल जो तुम लोगों का इफेक्ट है, इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दी बेंडिंग इफेक्ट। तो इसलिए एक्सियल फोर्स का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है जब मैं फ्लेक्चर मेंबर की बात कर रहा हूं। बीम में हम लोग कभी एक्सियल फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं क्या? नहीं करते, बिकॉज एक्सियल फोर्स बहुत कम रहता है और एक्सियल डिफॉर्मेशन भी बहुत लेस रहेगा। इसलिए हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो तुम लोग का फॉर्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज IK इज इक्वल्स टू 3j माइनस R। तो वैसे ही रहेगा, हम लोग को माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स भी करने पड़ेंगे बिकॉज एक सिंगल मेंबर के लिए एक एक्सियल डिफॉर्मेशन माइनस हो जाएगा। इसलिए 3j माइनस R तो नॉर्मल है ही, माइनस ये इतने एक्सियल डिफॉर्मेशन में यहाँ से डिडक्ट कर रहा हूं जिससे अपने को फाइनल इक्वेशन मिले। तो IK is equals to 3j minus R minus M. It is nothing but equation for the deformation, or we can say equation for the IK neglecting axial deformation। यहाँ पे दिखा हुआ है that is axial deformation to be neglected। तो ये neglecting axial deformation ही रहेगा। देखो एग्जाम में तुम लोगों को पूछा जाता है कभी कभी नेग्लेक्टिंग एज वेल एज कंसिडरिंग। तो नेग्लेक्ट क्यों करते हैं और कंसिडर क्यों करते हैं, ये दोनों के दोनों तुम लोगों को पता होना चाहिए। That is why we are taking it as neglecting axial deformation. Okay? देखो यहाँ पे भी
एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये दो ही फॉर्मूले अपने पास है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आता है। लेट अस कंसीडर, ये सिंपल पहले एक बीम का एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट वन। इसमें चेक करोगे तो देखो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, वी आर डायरेक्टली प्रेजेंटिंग व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट अकरिंग ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के ऊपर डायरेक्टली मैं मार्किंग कर रहा हूँ, डायग्राम बना के मार्किंग किया तो भी चलेगा। काइनेमेटिक इंडिपेंडेंस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, वो देख के भी अपने को पता चलेगा कि कौन से सपोर्ट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट अलाउड किया हुआ है। ओके, तो रिएक्शन रहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे चेक करोगे तो देखो एक जो सपोर्ट है ये तुम लोग का फिक्स है, तो फिक्स सपोर्ट है मतलब तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको जीरो, इस साइड पे जीरो डिस्प्लेसमेंट आएंगे। सेकेंड अगर सपोर्ट चेक करोगे तो इट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट है मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, तो ऑब्वियसली वहां पे जहां पे रिएक्शन है वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसलिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन यहाँ पे जो रोटेशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है। देखो ये जो मैंने दिखाया हुआ है इट इज साइन फॉर द रोटेशन, यहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हिंज है मतलब अगर मैं लोड लगाता हूं तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा और वी कैन से ये रोटेट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे रोटेशन का एक यहाँ पे डेल्टा आएगा, इसलिए बीम, ये बीम के लिए तुम लोग का आईक्यू का वैल्यू यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ओके, सिंपल है ये बहुत। देखो यहाँ पे तुम लोगों ने पूछा है कि हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। वैल्यू ऑफ सी जो रहेगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू द आर, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। ओके, बिकॉज रिएक्शन जहां पे वहां पे तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वही तुम लोग का इक्वेशन बनेगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो। इसलिए तुम लोग का नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑलवेज नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स रहेगा। अभी देखो यहाँ पे सेकंड फ्रेम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर ऑब्जर्व करोगे इस फ्रेम स्ट्रक्चर को तो देखो सपोर्ट के ऊपर पहले हम लोग जाते हैं। पहला एक फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज तीनों रिएक्शंस प्रेजेंट है, तो तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके, वो फोर्स है उस वो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर रहा है, वहां पे कितना भी हम लोग लोड लगाएंगे तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं। सेकेंड अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट कौन सा है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। हिंज है मतलब वहां पे ऑलरेडी दो रिएक्शंस है, तो दो रिएक्शंस मतलब दो डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा, तो थर्ड डायरेक्शन कौन सा बचा, दैट इज मोमेंट डायरेक्शन का। मोमेंट का डायरेक्शन मतलब यहाँ पे एक रोटेशन पॉसिबल होगा बिकॉज वहां पे मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो है, तो वहां पे रेजिस्टिंग मोमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे रोटेशन पॉसिबल होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक रोटेशन। और बाकी के अगर तुम लोग ये चार सपोर्ट देखोगे, चार जॉइंट्स देखोगे, सपोर्ट नहीं, अगर ये चार जॉइंट्स देखोगे तो ये फ्री जॉइंट जैसे ये रिजिड जॉइंट। इनडिटरमिनेसी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी हम लोग जॉइंट के ऊपर ही निकालते हैं, वो ध्यान में रखो। हम लोग जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कहां पे भी हम लोग को पॉइंट लेकर वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर जॉइंट। इसलिए जितने जॉइंट्स है वही हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाटएवर बाकी के जो चार जॉइंट बचे हैं वहां पे कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो फ्री जॉइंट है तो वहां पे रिएक्शन विल बी जीरो। अगर ये फ्री जॉइंट है तो एक सिंगल फ्री जॉइंट के ऊपर तीन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, वन इज वर्टिकल, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज रोटेशन। तो चेक करोगे तो पर्टिकुलर हर एक जॉइंट के ऊपर मैंने तीनों डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड रोटेशन। तो चारों जॉइंट के ऊपर अगर चेक करोगे तो 4 इंटू कितना रहेगा, वो 3, दैट इज 12। ये बन जाएंगे 12, 12 प्लस यहाँ पे एक 1 है, दैट इज नथिंग बट 13। सिंपल, अगर एग्जाम में भी पूछा गया तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, वी विल सिंपली ड्रॉ द डायग्राम एंड हर एक जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको हम लोग मार्क करेंगे और वो गिनेंगे, दैट विल बी योर आई के। इसलिए उसको डायरेक्टली हम लोगों को लिख सकते हैं, दैट इज आई के इज इक्वल्स टू 13। व्हाटएवर ये जो आई के मैं निकाल रहा हूं इट इज कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन अभी तक। ओके, अभी तक हम लोगों ने नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन देखा नहीं है, हम लोग अभी तक कंसिडरिंग ही देख रहे हैं। अभी देखो थर्ड एग्जांपल है ट्रस का। अगर हम लोग ट्रस की बात करेंगे तो ट्रस के ऊपर देखो यहाँ पे तीन लेने की जरूरत नहीं, पिन जॉइंटेड है, इट इज ओनली सब्जेक्टेड टू द एक्सियल फोर्सेस ओनली, तो एक्सियल फोर्सेस से सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन ही आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग ट्रांसलेशन ही कंसिडर करेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक जॉइंट के ऊपर जॉइंट ही कंसिडर करेंगे हम लोग। तो जॉइंट चेक करोगे तो ये देखो फ्री जॉइंट के ऊपर यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट है,
इस फ्री जॉइंट के ऊपर यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये रोलर सपोर्ट है, तो वर्टिकल में रिएक्शन रहेगा तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फ्री है तो हॉरिजॉन्टल में ये मूव हो सकता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे मैंने एक डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ। वेयर लास्ट सपोर्ट के ऊपर और जॉइंट के ऊपर तुम लोग चेक करोगे तो वहां पे रिएक्शंस रहेंगे दो, तो इसलिए वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अभी हम लोग अगर गिनते हैं तो टोटल विल बी 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ आई की जो आएगा इट इज नथिंग बट 5। ट्रस में हम लोग एक्सेल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज वॉट एवर वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इट इज ड्यू टू ओनली एक्सेल डिफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग ने नेग्लेक्ट कर दिया तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, इसीलिए वॉट एवर हम लोग कंसिडरिंग और नेग्लेक्टिंग एक्सेल डिफॉर्मेशन करेंगे इट इज ओनली फॉर द फ्रेम्स और हाइब्रिड फ्रेम्स। अभी देखो थोड़ा सा बड़ा हम लोग एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखो ये ऊपर का फ्रेम है टोटल, ये प्लस 4 लूप्स है यहाँ पे, नीचे एक यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और एक साइड पे हिंज सपोर्ट है। नो नीड टू वरी, कौन सा भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपना कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रखो। हर एक जॉइंट के ऊपर अगर फ्री है तो उसके ऊपर मैक्स टू मैक्स 3 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, इसलिए जो ऊपर की जितने फ्री सपोर्ट है दैट इज 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के ऊपर तीन तीन डिस्प्लेसमेंट आएंगे, दैट इज वन इज हॉरिजॉन्टल, वन इज वर्टिकल एंड वन इज रोटेशन। टोटल 6 के लिए कितने आएंगे, दैट इज 6 into 3, ओके दैट इज 18। ये 18 तो रहेगा ही, सॉरी 18 नहीं, ये कितना है टोटल 9, 9 into 3 कितना आएगा 27, तो ये 27 तो रहेगा ही, और दो जॉइंट बचे यहाँ पे। इफ यू कंसिडर दिस फिक्स सपोर्ट देन एट द फिक्स सपोर्ट reaction will be there in the 3 direction, that's why the displacement will be 0. The last one that is hinge support, at the hinge support दो reactions रहेंगे vertical और horizontal में, so there will not be any displacement in vertical and horizontal direction। यहाँ पे मोमेंट नहीं है, दैट इज यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो ऑब्वियसली मोमेंट कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे रोटेशन का डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो वन मोर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर आई के कंसिडर करते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 into 3 plus 1 that is total will be 28। ओके डोंट वरी, ये तुम लोग का नेग्लेक्टिंग एक्सेल डिफॉर्मेशन निकाला हुआ है उन्होंने, इसलिए 14 लिखा हुआ है, ये हम लोग 28 लिखेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ पे 14 आ गया। ये देखो यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिर्फ वो पहला वाला जो प्रॉब्लम है इट इज फॉर द नेग्लेक्टिंग एक्सेल डिफॉर्मेशन। नेग्लेक्टिंग वाला है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा तुम लोगों को प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सेल डिफॉर्मेशन हम लोग कैसे नेग्लेक्ट करेंगे और एक्सियल तुम लोग का जो वैल्यूज है वो कैसे गायब होगा वो तुम लोग को पता होना चाहिए। फ्रेम में लूप दिया होता तो उस साइड भी आता ना डिस्प्लेसमेंट, देखो लूप से कुछ यहाँ से कुछ मतलब नहीं है, लूप पे अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे लूप से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो मैं सेकंड से वापस रिपीट करता हूँ, सेकंड से तुम लोग चेक करोगे जितने तुम लोग लूप से यहाँ पे मतलब नहीं है, जब मैं आईके की बात कर रहा हूँ तो वहां पे लूप रहेगा नहीं रहेगा उससे कुछ नहीं, हम लोग को सिर्फ जॉइंट देखना है। जॉइंट चेक करोगे तो एक सिंगल फ्री जॉइंट रहेगा तो वहां पे 3 डिस्प्लेसमेंट रहेंगे मैक्स टू मैक्स, वो ध्यान में रखना, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एक रोटेशन। तो वैसे यहाँ पे फ्री जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, 4 फ्री जॉइंट है इसलिए 4 into 3, ओके टोटल 4 into 3 एक आएगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस 4 पॉइंट्स, और प्लस नीचे यहाँ पे हिंज है तो हिंज के ऊपर सिर्फ एक रोटेशन पॉसिबल है, तो इसलिए 1 वहां पे यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, बाकी यहाँ पे फिक्स रहे या फिर हिंज है तो इसलिए वहां पे बाकी के डिस्प्लेसमेंट आएंगे नहीं, इसलिए टोटल विल बी 4 into 3 plus 1 which is nothing but 13। ओके सिमिलरली ट्रस के लिए देखो, ट्रस एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है और फ्रेम एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फ्रेम में हम लोग रोटेशन भी काउंट करते हैं, तुम लोग पूछ सकते हो, तुम लोग या फिर पूछोगे भी कि ट्रस में तुम लोग का हर एक पॉइंट हिंज रहता है तो वहां पे रोटेशन क्यों नहीं पॉसिबल। देखो यहाँ पे जब मैं ट्रस हम लोगों ने स्टडी किया था सॉम में या फिर SF1 अदरवाइज मैकेनिक्स में, तो वहां पे तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ ट्रस में हम लोग सिर्फ जॉइंट के ऊपर ही फोर्स लगाते हैं,
जिसकी वजह से ट्रस में एक्सियल डिफॉर्मेशन ही होता है। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब वहां पे हम लोग सिर्फ एक्सियल वैल्यूज ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन, तो एक्सियल के हम लोग दो ही कंपोनेंट कंसिडर कर सकते हैं, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वन इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रोटेशन किधर भी यूज नहीं करेंगे। ओके, इसलिए रोटेशन अपने को ट्रस से दूर ही रखना है। रोटेशन इज इक्वल टू जीरो। भूल जाओ कि ट्रस में रोटेशन नाम की कोई चीज है। वेदर इट इज सपोर्ट रहेगा कुछ भी रहेगा। देखो यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट है तो हिंज पे एक रोटेशन आना चाहिए, नहीं आएगा बिकॉज वहां पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है ट्रस में। तो इसीलिए सिर्फ ट्रस में हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कितनी पॉसिबल है वही हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे फ्री पॉइंट है तो यहाँ पे दो आएंगे। और वी कैन रिमेंबर दैट कि ट्रस में मैक्स टू मैक्स दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है एट पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर, और वेरस फ्रेम में तीन डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो अभी हम लोग फ्रेम यहाँ पे देखेंगे ट्रस में, तो देखो फ्री जॉइंट जो है वहां पे एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, नीचे सपोर्ट्स है तो जितना सपोर्ट रिएक्शन रहेगा वो चला जाएगा। यहाँ पे दो सपोर्ट रिएक्शन है तो ये जीरो बन गया। रोलर पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक है ऑलरेडी वर्टिकल रिएक्शन, तो वर्टिकल में पॉसिबल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में फ्री है तो इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होगा। टोटल अगर चेक करेंगे तो हम लोग ये ऊपर के चार और एक दैट इज 5। अब ये थर्ड के लिए हम लोग अगर चेक करेंगे, थर्ड प्रॉब्लम, ये फोर्थ प्रॉब्लम के लिए देखो ये नीचे दिया हुआ है प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम है वो। तो यहाँ पे देखो जॉइंट जितने फ्री है वो सब काउंट करेंगे तो कितना है, ये क्या है, इट इज नॉट ट्रस, ये फ्रेम है। तो फ्रेम के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर 3। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स निकालो पहले कितने हैं, दैट इज 1, ये एक है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 है। यानी कि 9 इंटू 3 इतने डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में है ही। नीचे के काउंट नहीं कर रहा हूं बिकॉज अभी तो वो सपोर्ट रिएक्शंस है। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शंस है ये फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे आई के विल बी 0 फिक्स सपोर्ट के ऊपर, बिकॉज तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शंस है, तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड सपोर्ट पे हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये हिंज है, हिंज मतलब यहाँ पे एक रोटेशन पॉसिबल है, तो इसलिए यहाँ पे एक रहेगा। तो ये टोटल 9 इंटू कितना आएगा 3 प्लस इसका एक, ये जो तुम लोगों का सम बनेगा दैट इज नथिंग बट 9 इंटू 3 प्लस एक और एडिशनल आएगा सपोर्ट का 1 विच इज नथिंग बट रोटेशन एट द हिंज सपोर्ट। टोटल चेक करोगे तो यहाँ पे 28 वैल्यू आना चाहिए। अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग देखेंगे इंटरनल हिंज का। अब देखो इंटरनल हिंज आ गया मतलब ये क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, वेदर इट इज बीम और फ्रेम, इंटरनल हिंज अगर प्रेजेंट है तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अभी एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट कर रहा हूं सेकेंड में, अदरवाइज जाने दो, एक्सियल डिफॉर्मेशन का हम लोग डायरेक्टली बाद में देखेंगे बिकॉज एक्सियल डिफॉर्मेशन इट इज न्यू कंसेप्ट है तुम लोगों को, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ले रहा हूँ जहां से तुम लोगों को समझ में आ जाए कि कितना हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चेक करोगे देखो ये फ्रेम है, यहाँ पे इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज से क्या फर्क पड़ता है वो देखो, जब मैं इंटरनल हिंज कंसिडर करता हूं तो वहां पे रोटेशन एक ही पॉसिबल नहीं होगा, देयर विल बी 2 रोटेशंस, बिकॉज इंटरनल हिंज ये एक पिन से कनेक्टेड है। तो अगर इसका डिफॉर्मेशन शेप अगर मैं निकालूंगा तो ये एक डिफरेंटली रोटेट होगा और दूसरा मेंबर डिफरेंटली रोटेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो अननोन वैल्यूज है वहां पे 2 वैल्यूज यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेंगे, दैट इज इंटरनल हिंज को जितने मेंबर कनेक्टेड है उतने तुम लोगों के रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट काउंट होंगे। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये इंटरनल हिंज को 2 मेंबर कनेक्टेड है तो यहाँ पे 2 रोटेशंस आ गए। समटाइम्स देयर विल बी 3 रोटेशन बिकॉज ऑफ 3 मेंबर्स। तो जितने मेंबर कनेक्टेड रहेंगे उतने रोटेशंस तुम लोग को एक्स्ट्रा कंसिडर करना है, वो सिर्फ ध्यान में रखो फॉर द इंटरनल हिंज। प्रॉब्लम से बहुत हम लोग बाद में देखेंगे उसके लिए, ठीक है, बिकॉज डायरेक्टली अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो अच्छा है, बिकॉज ऐसे ही दिखाते गए तो फिर कुछ तुम लोगों को समझेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उनका ऑब्वियस रिपीटेशन दूंगा बिकॉज ऐसे अगर पेपर पे दिखा मैंने तो उसका कुछ यूज नहीं है।
नेक्स्ट टाइम में हम लोग डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट वीक से। आज के लिए मैं सिर्फ उतना तुम लोगों को सिर्फ कौन कौन से टाइप हो गए वो सिर्फ ध्यान में रखो, नेक्स्ट टाइम से हम लोग उसका प्रैक्टिस लेंगे। अभी देखो हम लोगों ने इंडिटरमिनेंसी चेक कर लिया, तो व्हाट इज दैट इंडिटरमिनेंसी मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ अननोन से जो अपने को फाइंड आउट करना है। पूरा ऐसे तो तुम लोग का उसके ऊपर ये है कि तुम लोगों को नंबर ऑफ अननोन से जो फोर्सेस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो तुम लोग को डिटरमाइन करना है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए अपने पास दो मेथड है, दैट इज वन इज फोर्स मेथड एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, मेथड फोर्स मेथड मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स रहेंगे। जब मैं फोर्स मेथड की बात कर रहा हूं मतलब इसमें जो तुम लोग का अननोन जो रहेगा इट इज नथिंग बट फोर्स रहेगा, वॉट एवर जो प्राइमरी अननोन। वैसे दोनों मेथड से हम लोग सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिलिमिनरी या फिर फर्स्ट जो तुम लोग को अननोन यहाँ पे मिलेगा फोर्स मेथड में, इट इज नथिंग बट अननोन फोर्स। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट मेथड में तुम लोग को जो अननोन मिलेगा फर्स्ट, इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज ds इज लेस देन dk। इसका मतलब क्या है? मेरे को फोर्स मेथड कब यूज करना है? जब तुम लोग का स्टैटिक इंडिटरमिनेंस का वैल्यू लेसर रहेगा ik से या फिर dk से, तब हम लोग फोर्स मेथड यूज करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज देखो फोर्स मेथड में प्राइमरी अननोन क्या है तुम लोग का डिटरमिनेट करने का, दैट इज नथिंग बट फोर्सेस। तो ds क्या इंडिकेट करता है? इट इज नथिंग बट अननोन फोर्सेस। तो नंबर ऑफ फोर्सेस अगर कम है यहाँ पे एज कंपेयर टू dk, तो ऑब्वियसली अपना कैलकुलेशन भी कम रहेगा टू फाइंड आउट दी फोर्सेस। बिकॉज dk का वैल्यू अगर ज्यादा है तो तुम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग को जो कम वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर ds अगर कम है तो वो उसके लिए हम लोग फोर्स मेथड यूज करेंगे। वेयर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए अगर डीके लेस है तो हम लोग डीके फाइंड आउट करना प्रेफर करेंगे। इफ द डीके इज लेस देन ds then obviously we will prefer the displacement method। इससे क्या होगा? तुम लोगों का टाइम बचेगा। इट विल बेटर कि तुम लोग ये मेथड ध्यान में रखो। फोर्स मेथड मतलब क्या और डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये तुम लोगों को कभी भी पूछा जा सकता है। व्हाट डू मीन बाय फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड? Otherwise also differentiate between the force method and displacement method। ध्यान में रखना फोर्स मेथड इट इज रिलेटेड टू दी IS, जिसमें बेसिक प्राइमरी जो तुम लोग का अननोन है इट इज नथिंग बट स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट मेथड इट इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड आउट करते हैं। ध्यान में रखना ऐसा नहीं है कि फोर्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं करते, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट में फोर्स नहीं फाइंड आउट करता है। दोनों से सब चीजें निकाली जा सकती है, लेकिन जो बेसिक अननोन है वो फोर्स मेथड में फोर्स रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड में डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बाय यूजिंग दैट अननोन हम लोग आगे का वैल्यूज निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है तुम लोगों के, फोर्सेस मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेट किए हुए हैं। फोर्स मेथड उसको ही हम लोग कंपैटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं और उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। अभी देखो फोर्स मेथड कौन कौन से, दैट इज मोमेंट एरिया मेथड, क्लैपेरॉन्स थ्योरम, उसको ही हम लोग थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट भी बोलती है। ओके, देन मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, देन मेथड ऑफ और थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, देन यूनिट लोड मेथड, कॉलम एनालॉजी मेथड, मेथड ऑफ इलास्टिक सेंटर और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। ये बहुत सारे मेथड है, मोस्ट ऑफ दी तुम लोग को इतना कुछ नहीं है इसमें। तुम लोग का मोमेंट एरिया मेथड और क्लैपेरॉन मेथड, देखो इसमें से तुम लोगों को क्लैपेरॉन मेथड है इस सेमेस्टर में, देन फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और एक क्लैपेरॉन मेथड। ये दो मेन मेथड है तुम लोग को अभी यहाँ पे, और दो मेथड्स तुम लोग के ऐड हुए हैं। देन डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए देखो तुम लोगों को स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी है इस टाइम में, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी है और लास्ट यहाँ पे स्टिफनेस मेथड भी है। अभी हम लोग बात करेंगे मार्किंग के हिसाब से। देखो पूरे SA2 में ऐसी कोई मेथड नहीं रहेगी कि तुम लोग को एग्जाम में नहीं आएगी, और पर्टिकुलर हर एक प्रॉब्लम जो रहेगा वो 20 मार्क्स के लिए रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एक भी चैप्टर वाइज कुछ बता नहीं रहा हूँ, बिकॉज
टोटल कंसेप्चुअल रहेगा। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, आईएस और आईके देखा था। तो आईएस और आईके निकालने के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज ऑफ दिस 6 मार्क्स। उसमें तुम लोगों को 3 डायग्राम के आईएस और आईके निकालने हैं, ओके, इंडिकेटिंग इंटरनल एक्सटर्नल, और प्लस तुम लोगों को आईके कंसीडरिंग और निग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग ये मेथड्स के मार्किंग की बात करेंगे तो हर एक मेथड तुम लोग का मैक्स टू मैक्स 20 मार्क्स के लिए आता है, और मिनिमम अगर छोटा कर दिया उसको तो 14 टू 15 मार्क्स के लिए रहेगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज हर एक पेपर में या फिर हर एक एग्जाम्पल में तुम लोगों को फोर्सेस तो निकालनी ही है, प्लस उसमें तुम लोगों को एसएफडी बीएमडी तुम लोग को ड्रॉ करना है। तो इसलिए एसएफडी बीएमडी के 2-2 मार्क्स कंपलसरी हर एक डायग्राम में रहेगा या फिर हर एक क्वेश्चन में रहेगा। तो इसलिए उसके तुम लोग कंसिडर ही कर लो कि दैट 4 मार्क्स विल बी फॉर दी एसएफडी एंड बीएमडी, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे 1 में सीखा है। तो इसलिए अगर तुम लोग का वो क्लियर रहेगा कंसेप्ट, तो ये 4-4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के किधर नहीं जाने वाले। तो एटलीस्ट तुम लोगों के 3 क्वेश्चन तो रहेंगे जो 20 मार्क्स के, उसमें से तो 4 अगर कंसिडर कर लिए तो 12 टू 16 मार्क्स तुम लोगों के सिर्फ एसएफडी बीएमडी के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग का 20 मार्क्स नहीं रहेगा, इट इज टोटली थ्योरी एंड आईएसआई के। तो इसलिए तुम लोगों को बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें तुम लोगों को हर एक मेथड पूछेंगे। अभी देखो तुम लोग बोलोगे कि इतने मेथड से अपने पास तो 4 ही क्वेश्चन है। देखो जब मैं मेथड पूछता हूँ एग्जाम में तो वहां पे क्या होता है, एक ही क्वेश्चन 2 मेथड से पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेंगे एनालाइज द गिवन फ्रेम बाय यूजिंग द क्लैपेरॉन थ्योरम और बाय द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। देखो प्रॉब्लम हर एक मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यू शुड नो कि कौन से मेथड से जल्दी तुम लोग को आंसर आएगा। भले ही 20 मार्क्स के लिए रहेगा, एक मेथड से तुम लोग 10 या 15 मिनट्स में भी आंसर निकाल सकते हो, वेराज दूसरे मेथड से 1 घंटा भी लग सकता है। तो जब तक तुम लोग को मेथड प्रॉपरली नहीं आती तब तक तुम लोग यहाँ पे जजमेंट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हर एक मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ लो, बिकॉज अपने पास टाइम बहुत है इस टाइम। इसलिए एक ही मेथड करोगे तो भी वो कंटिन्यूअस अप टू दी 0 to 100% कंप्लीटली करो, जिससे तुम लोगों को टोटल प्रॉब्लम कंप्लीटली आ सके फ्रॉम दी स्क्रैप टू दी एसएफडी बीएमडी। यानी कि भले ही तुम लोगों को बाकी का मेथड नहीं आ रहा है तो भी तुम लोग 20 मार्क्स एक ही क्वेश्चन से ग्रैब कर सकते हो। अगर तुम लोग सब मेथड थोड़ा थोड़ा करोगे तो इससे कुछ फायदा नहीं है, यू विल लूज द मार्क्स। एक्चुअली मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही रहता है कि वो टोटल सिलेबस स्टडी करने के इसमें पड़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि उन लोगों को टोटल एक भी मेथड एक्चुअल में आता नहीं है। इसलिए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड कंप्लीटली करते जाओ, इट विल बी बेटर। बिकॉज अगर तुम लोग एक ही मेथड का अगर कंप्लीट नॉलेज रखते हो, बाद में दूसरा मेथड करोगे, फिर भी एक ही प्रॉब्लम उसी मेथड से पूछा जाए तो भी तुम लोगों को जजमेंट रहेगा कि कौन से मेथड से तुम लोगों को प्रॉब्लम करना है। बिकॉज अभी तक जो क्वेश्चन पेपर पूछे हैं तुम लोगों को, मैं बाद में क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा भी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे ट्रिकी पूछे गए हैं कि तुम लोगों को एक मेथड से प्रॉब्लम का आंसर 2 या 3 स्टेप में आ रहा है, वेराज दूसरे मेथड से वो प्रॉब्लम का आंसर अप टू 4 to 5 पेजेस सॉल्व करना पड़ रहा है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही गलती करते हैं कि जो सबसे शॉर्टकट मेथड है उसको यूज ही नहीं करता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं रहता है कि कौन से मेथड के लिए कितना टाइम लग रहा है। यू कैन यूज दैट टाइम फॉर द डिफरेंट प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोगों को वो मेथड ठीक से करना है। देखो यहाँ पे क्लैपेरॉन थ्योरम के लिए प्रॉब्लम आएगा ही। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, जैसे हम लोगों ने यूनिट लोड मेथड देखा था, वैसे ही यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के लिए यहाँ पे फ्रेम और ट्रस दोनों के लिए प्रॉब्लम आता है। फ्रेम के लिए 20 मार्क्स के लिए आएगा, वेराज ट्रस के लिए 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ध्यान में रखना। इट इज फोर्स मेथड है, इसलिए प्राइमरी अननोन है तुम लोगों का फोर्सेस रहेगा। ओके, इट इज कंपलसरी फॉर द फ्रेम बीम, और यहाँ पे ट्रस भी लिखना चाहिए, ट्रस भी है तो तुम लोगों को पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैक्स टू मैक्स कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के ऊपर रखो। क्लैपेरॉन मेथड सब मेथड सिंपल ही है एज कंपेयर टू द SA1 SA2 बहुत सिंपल है अगर तुम लोग ठीक से करोगे तो। बाकी के मेथड्स यहाँ पे तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, मोस्ट ऑफ द क्लैपेरॉन थ्योरम है और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है। देन हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड की। यहाँ पे एक और मेथड है दैट इज कार्निज मेथड, जो तुम लोगों को सिलेबस में अभी ऐड किया हुआ है न्यू सिलेबस में। तो कार्निज मेथड भी एक 4th हम लोग को करना है, वो भी रहेगा यहाँ पे।
स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टिफनेस, प्रॉब्लम तीनों मेथड से आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन भी 20 मार्क्स के लिए आएगा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी 20 मार्क्स के लिए आएगा और स्टिफनेस भी 20 मार्क्स के लिए आएगा। लेकिन इट विल डिपेंड ऑन आवर लक कि अगर एक ही प्रॉब्लम ये दोनों मेथड से पूछा गया तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन तुम लोग देखो ये डिफिकल्ट नहीं है इतना, तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी मेथड के लिए हम लोग सिंपलेस्ट कौन सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज वहां पे डिफिकल्टीज है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा बाद में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब। स्टिफनेस मेथड जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड किया उसके टोटली रिवर्स है स्टिफनेस मेथड, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये दोनों कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गई तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्ट तुम लोगों ने मिक्स कर दिया तो ये टोटल तुम लोगों का लॉस है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही स्टिफनेस मेथड के लिए हम लोग जाएंगे, बिकॉज ये टोटली रिवर्स है। और वी कैन से फ्लेक्सिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इनवर्स ऑफ द स्टिफनेस भी देते हैं, इसलिए हम लोग को ये दो देखना पड़ेगा। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन ये सबसे लेंदी मेथड है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में तुम लोगों को कोई ऑप्शन रहेगा स्लोप डिफ्लेक्शन के अलावा तो तुम लोग वो प्रीफर कर सकते हो, बिकॉज 20 मार्क के लिए अगर तुम लोग 6-7 पेजेस वेस्ट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट 1 पेज में ही अगर तुम लोग आंसर आ रहा है तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन ये तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, बिकॉज सिर्फ तुम लोग को राइट लिखना ही है, बहुत सारा स्टेप्स तुम लोग को लिखना है, लेकिन ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है उसमें। अभी देखो तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है, let us consider the question, theory question, significance or importance of static and kinematic indeterminacy of the structure। ठीक है, कॉमनली पूछते हैं हर बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वो इंडिकेट किया हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी? अभी तक हम लोगों ने निकाला तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा? ऑब्वियसली देखो आईएस और आईके का वैल्यू मिल गया, हम लोगों ने अभी देखा है उसको। आईएस का वैल्यू दैट इज अगर समझो 3 है और आईके तुम लोगों का समझो 10 है, 3 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या 10 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपने पास इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए कैल्सी है, तो कैल्सी में मैक्स टू मैक्स हम लोग 3 इक्वेशन पुट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग 10 अननोन फाइंड आउट करते नहीं बैठेंगे, हम लोग 3 अननोन फाइंड आउट करेंगे। तो आईएस का वैल्यू अगर 3 है तो हम लोग फोर्स मेथड हम लोग एडॉप्ट करेंगे। तो ये अपने को इंडिकेट क्या करता है, हाउ टू चूज द मेथड, कौन सी मेथड अपने को सेलेक्ट करना है फॉर द एनालिसिस, ये हम लोग को आइडिया देगा आईएस और आईके, दैट इज स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। तो ये एक दो सेंटेंस में भी लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, ये 3 से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसमें तुम लोग बोल सकते हो कि इफ द आईएस वैल्यू इज लेस देन आईके देन वी विल प्रेफर द फोर्स मेथड, otherwise if the IK is less than IS then we will go for the displacement method। ओके, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं the IS and IK of the structure gives the idea about the selection of suitable method for the analysis। ठीक है, ये भी ध्यान में रखो, तुम लोगों को वाइवा को भी पूछा जाता है what is the importance of static and kinematic indeterminacy, और हम लोग वैल्यूज या फिर हम लोग मेथड कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप, अभी ये पता चल गया होगा कि तुम लोग को आईएस और आईके क्यों निकालना है। अभी अगर तुम लोग को रैंडमली अगर क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में, एनालाइज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर व्हिच इज इनडिटरमिनेट, तो पहला स्टेप क्या रहेगा, हम लोग आईएस और आईके फाइंड आउट करके देखेंगे कि आईएस और आईके दोनों में से कौन सी वैल्यू लेस है। जो वैल्यू कम रहेंगी तो वही हम लोग प्रीफर करेंगे मेथड भी, बिकॉज वही अपने को अननोन्स कम निकालने पड़ेंगे। इसलिए आईएस अगर लेस है तो वी विल गो फॉर द फोर्स मेथड, इफ आईके लेस है तो वी विल गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर बाद में देखेंगे बाकी के एग्जांपल्स। ओके।